Good afternoon, everyone. She needs no introduction. Rank 23, Vaishali Chopra. And this was her fifth attempt. And her optional was mathematics. She has scored one of the highest marks in GS, 461, 135 in essay, and 133 in essay, and 135 in GS2, which is a very wonderful score according to this year. Right? And rest of the things will be shared by Vaishali herself. Let's have a huge round of applause for Vaishali. So you had your classes. Okay, as ma'am has introduced me, I am Vaishali. I have secured rank 23 in this year's UPSC Civil Services examination. And my journey has been a little long since I had 5 attempts in clearing this examination. First two attempts, I didn't clear the prelims. And in the last 3 attempts, I wrote the mains. And in this very attempt, I have got the interview call, and by God's grace, I have secured rank 23 this year. And my journey is a little bit different from other aspirants because I have been working throughout. Like, I graduated in 2017, and then I started with a job in NCERT. It was basically a junior assistant profile. I hope हिंदी में सब comfortable है. सो सबसे पहले मैंने NCERT में जूनियर असिस्टेंट की एक जॉब स्टार्ट की. इट वॉज बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ऑफिस मैनेजमेंट वाली जॉब थी. लाइक NTESC अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो, NTSC एग्जामिनेशन, इट इज़ बेसिकली अ स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जहाँ पे आप लोग जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होते हैं, दे give that exam and then they get scholarship out of that examination. So I was managing the scholarship claims of that examination. And in बातों के थ्रू मैं ये एक मतलब थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो आइडिया था सिविल सर्विसेज का वो और स्ट्रॉन्ग हुआ. लाइक मैंने वहाँ पे देखा कि कैसे आप एक छोटे से क्लेम बिल के थ्रू ही, मतलब मेरा काम यही था कि मुझे उस क्लेम बिल को प्रोसेस करना था. बट मुझे ऐसे लगता था कि मैं उस क्लेम बिल के थ्रू किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर पा रही हूँ. सो एक वाई वाला जो फैक्टर होता है ना कि वाई डू यू वांट टू कम इनटू सिविल सर्विसेज, वो मैंने देखा कि अगर मैं एक छोटे से क्लेम बिल के थ्रू किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर पा रही हूँ, सो व्हाट इफ आई गेट इनटू सिविल सर्विसेज, मैं और आगे क्या कर सकती हूँ. मतलब आपको एक छोटी सी स्नीक पीक मिल जाती है. देन आई वेंट इनटू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड वहाँ पे मैंने देखा टोटल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ का. मतलब वहाँ पे मैं जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनके साथ में फाइल मैनेजमेंट का मेरा बेसिकली प्रोफाइल था. उसमें मुझे देखने को मिला कि हाउ द लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री रन्स. उसमें प्रॉपर वो मैंने देखा कि कैसे समन मिलता है, कैसे वारंट होता है, एंड आप कैसे जो है पेशी कैसे होती है, कैदी कैसे वहाँ पे विटनेस बॉक्स में खड़े होते हैं. लाइक जो आप टीवी में देखते हो, आई सॉ दिस इन रियल लाइफ. उसको देख के मुझे ये फीलिंग आई कि जस्टिस की इम्पोर्टेंस क्या है. मतलब जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ कि कैसे लोगों को एक छोटा सा, अगर आपको किसी की बेल करानी है तो उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस होता है. तो उसके थ्रू मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कैसे आप किसी की लाइफ को ईजी बना सकते हो बाय कमिंग इनटू सिविल सर्विसेज. मतलब अगर आप ये ना सोचो ना कि मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा तभी मैं एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट हूँ. उसके मुकाबले मुझे ये एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव मिला कि कैसे हम लोगों की लाइफ को इजी बना सकते हैं. मतलब उसमें मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा डिवाइस कर पाऊँ, लाइक वहाँ पे ई कोर्ट्स का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ई कोर्ट्स में उनको था कि पेपरलेस जुडिशरी चाहिए. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं GS के सिलेबस में, ई गवर्नेंस. तो ई गवर्नेंस के थ्रू आप उनकी लाइफ्स को इजी बना रहे हो. तो उस जॉब के थ्रू मुझे ये फीलिंग आई कि एक सिविल सर्वेंट का असली काम है लोगों की लाइफ को इजी बनाना, चाहे वो किसी भी इनिशिएटिव के थ्रू बना पाए. एंड फाइनली आई लैंडेड अप इन DRDO. ये सारे एग्जामिनेशंस मैं UPSC की प्रिपरेशन के साथ दे रही थी. और
इनके थ्रू मुझे ये लग रहा था कि अगर मेरा यूपीएससी में नहीं भी होता, सो आई हैव अ जॉब इन माई हैंड एंड आई एम प्रिपेयरिंग, सो मेरे पास एक फॉल बैक ऑप्शन है। इनके लिए मैं, इन एग्जामिनेशन के लिए मैं एक अलग से प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्रिपेयर इस पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ कि मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए। और इन जॉब के एक्सपीरियंसेस को मैं अपनी एक पर्सनालिटी का पार्ट बना पाऊँ, और एक मैं जो आंसर्स लिख रही हूँ उसके अंदर अगर मैं इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर पाऊँ। मतलब ये था मेरा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सीख कितना रहे हो, आप लाइफ में हर पर्सपेक्टिव से कुछ सीख सकते हो। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप फेलियर से भी बहुत कुछ सीखते हो, फेलियर आपको बहुत हम्बल बनाता है। हम सब लोग जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सबका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाना चाहिए, वी आर पुटिंग वेरी हार्ड वर्क, एंड कोई ये मानता नहीं है कि ज़्यादा अटेम्प्ट मुझे लगेंगे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट जब आपको फेलियर हिट होता है ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं, कुछ तो कमी रह गई है। फिर जब आप एक स्टेज क्लियर करते हो और आपको नेक्स्ट स्टेज पे फेलियर फील होता है, तो आपको लगता है कि अब एक स्टेज तो पार हो गई, अब नेक्स्ट स्टेज का क्या करें। तो जो मैंने अपनी पर्सनालिटी में एक चेंज ऑब्जर्व किया कि इनिशियली मुझे लगता था कि आप कुछ भी प्रिपेयर करके जाओगे और आपको ऐसे लगता है कि मेरा वो वाला पेपर क्लियर हो रहा है तो यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगा। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपको उस पेपर की डिमांड को समझना है, उस पेपर को एक तरीके से इंटरनलाइज करना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। सो हियर इज़ माई मार्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्लोज कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल में मेरे कुछ खास इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। सो मैथमेटिक्स ऑप्शनल मैंने लिया ये पर्सपेक्टिव से था कि आई एम अ ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स विल बी वेरी नाइस चॉइस फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छी आती है बट एक्चुअल में ये रिफ्लेक्ट हुआ नहीं। सो एक लर्निंग मुझे ये फील हुई कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बेटर वर्क करेगा वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करे। सो आई विल बी डिस्कसिंग मोर रिगार्डिंग जीएस प्रिपरेशन, बिकॉज आई थिंक जीएस में मेरी स्ट्रेंथ है। और एसए के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज एसए में लास्ट ईयर आई स्कोर्ड ओनली 101 मार्क्स एंड दिस ईयर आई गॉट 133। सो मुझे ऐसा लगा कि एक अप्रोच जो मैंने चेंज की है एसए की, तो वो एक एसए की कॉपी में डिस्कस करना चाहूँगी। और थोड़ा सा पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइक दिस वुड बी द ओवरव्यू ऑफ द टॉक। प्रीलिम्स में मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा अगर आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में आपको बुक्स पे फोकस करना चाहिए, जो बेसिक बुक्स है और जो स्टैटिक बुक्स है, अगर आप उनको अच्छे से कर रहे हो और एक एक्यूरेसी लेवल मेंटेन कर रहे हो। लाइक अगर आप प्रीलिम्स के लिए एक रेंज बनाओ अपनी कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में मेरा इतना स्कोर बन सकता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उनकी मैक्सिमम एक्यूरेसी आती है, कुछ लोग होते हैं इनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है, मतलब उनके गेसिंग आपको कह सकते हो कि गेसिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको नेगेटिव मार्किंग की वजह से सही आंसर खराब हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स में मुझे ऐसे लगता है कि बेसिक बुक्स कवर करना एंड साथ ही साथ में एक्यूरेसी पे अपना एक कमांड रखना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। बुक लिस्ट वगैरह आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इन प्रीलिम्स, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि बुक लिस्ट सबको पता होती है, एक बेसिक जो आइडिया है वो एक सबको मिल जाता है। और एक टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें आई हैव शेयर्ड माई बुक लिस्ट। एंड एक प्रीलिम्स में एक चीज़ और थी कि PYQs का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs में क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि विच एरिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रीलिम्स स्पेसिफिकली। लाइक अगर कोई देख रहा है प्रीलिम्स का पेपर तो एंशिएंट इंडिया से बुद्धिज्म जैनिज्म का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म के टॉपिक को आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट भी लगाना पड़े, तो आपका टाइम इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे ना जाए। लाइक अगर आपको मिडिवल हिस्ट्री को थोड़ा कम टाइम देना है तो आप थोड़ा सा टाइम उधर से हटा के वहाँ डाल सकते हो। और प्रीलिम्स के अंदर एक चीज़ और होती है कि इस साल एलिमिनेशन टेक्निक का रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो अब आप ये कर सकते हो कि उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिन पे आपको लगता है कि एटलीस्ट आप 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी में जा सको। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वो जो only 1, only 2, only 3 वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसमें श्योर नहीं हो 50% से ज़्यादा तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है।
और इस वजह से जो आपका राइट वाला क्वेश्चन है वो खराब हो रहा है. सो अर्लियर पीपल यूज टू से कि एलिमिनेशन हो जाएगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इसके अंदर ये है कि अब आपको एलिमिनेशन से ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस ज़्यादा रखना है, एंड PYQs के थ्रू फोकस ये करना है कि किस एरिया को टाइम कितना ज़्यादा देना चाहिए. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि ऐसे की स्ट्रैटेजी आई वुड लाइक टू डिस्कस. This is one of the essay that I wrote during my test series. So मैं कोशिश करूँगी कि I discuss my essay strategy with a essay of mine, so that you can see कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ और exactly implement कैसे करना है essay के अंदर वो चीज़. So essay का topic था imagination is more important than knowledge. So एक approach तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसे के अंदर अगर आपको ऐसे के टॉपिक से रिलेटेड कोई कोटेशन मिल रही है, सो यू कैन यूज़ दैट. एंड इसमें एक पॉइंट ये था कि ये कोटेशन मिलेगी कहाँ से. तो एक अप्रोच तो ये थी कि आई ब्राउज थ्रू टॉपर कॉपीज़. टॉपर कॉपीज़ के अंदर क्या होता है, कई बार आपको कुछ ऐसे कोटेशंस मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत रेलेवेंट लगते हैं और आपको लगता है कि वो कहीं और यूज़ हो सकते हैं. लाइक जो विजन IAS की टॉपर कॉपीज़ में विक्रम ग्रेवाल सर का एक ऐसे था, उस ऐसे के अंदर पर्टिकुलरली ये कोट यूज़ हुआ था. सो आई नोटेड दैट कोट इनटू माय डायरी. एंड जैसे मुझे ये टॉपिक दिखा तो मुझे इमेजिनेशन से वो वाला कोट याद आ गया, एंड आई यूज़ दैट कोट कि नॉलेज कैन टेक यू फ्रॉम A to B while इमेजिनेशन कैन टेक यू फ्रॉम A to B C D and up to Z. सो मुझे ये रेलेवेंस इस पर्सपेक्टिव से लगा कि मैं अपनी बात को यहीं पे रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ कि नॉलेज कैसे इमेजिनेशन का एक सबसेट है. मीन्स इमेजिनेशन के अंदर आप और भी ज़्यादा डोमेन्स को पॉइंट आउट कर सकते हो एज कम्पेयर टू नॉलेज. सो एक पॉइंट मतलब मैं रेज करना चाहूँगी कि आप कहीं से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लग रही है, सो यू कैन नोट दैट. मतलब न्यूज़पेपर से भी अगर आप कोई एडिटोरियल लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस एडिटोरियल के अंदर कई बार कोई स्टार्टिंग में ऐसा रेफरेंस दे देते हैं. लाइक कई बार कोई ऐसा कोटेशन होता है जिससे एडिटोरियल स्टार्ट हो रहा होता है, तो आप उसको भी नोट कर सकते हो एसे की इंट्रोडक्शन के लिए. कई बार ऐसा होता है कि आप एसे के अंदर कुछ ऐसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो. मैंने एक ऐसे जो अपने रियल एग्जामिनेशन में लिखा था वो था कि मैंने उसमें रशियन जो 1991 का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसकी स्टोरी यूज़ की थी. सो इसका मतलब ये है कि आप अपनी GS की नॉलेज से कोई स्टोरी यूज़ कर सकते हो और आप ऐसे कोई कोटेशन यूज़ कर सकते हो. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे के अंदर आप क्या क्या अप्रोच के थ्रू अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हो. इस बार जो मैंने अप्रोच चेंज की थी वो ये थी कि मैं ऐसे के टॉपिक को देख के ये सोचती थी कि क्या क्या एग्जाम्पल्स मैं ऐसे के अंदर यूज़ कर सकती हूँ. फिर उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक आइडिया सोचती थी. मतलब लोग जनरली आइडिया सोचते हैं देन दे गो टू एग्जाम्पल. इस बार मैंने उल्टा चलने की कोशिश करी कि एक एग्जाम्पल सोचती हूँ जो मुझे लगता है कि इस ऐसे के टॉपिक से रेलेवेंट है, एंड देन उस एग्जाम्पल के थ्रू मुझे लर्निंग क्या मिल रही है उसको मैंने यूज़ किया. तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आया कि कोई भी नॉवल इन्वेंशन अगर होती है तो वो स्टार्टिंग में इमेजिनेशन होती है. लाइक जब विलियम राइट और ऑल्फ्रेड राइट ने सोचा होगा कि वी कैन बिल्ड समथिंग जिसमें हम उड़ सके, तो वो एक इमेजिनेशन थी. बट उस इमेजिनेशन को उन्होंने रियलिटी कैसे बनाया, दे यूज देयर नॉलेज. सो ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया और तो मैंने उसको यूज़ किया कि पावर ऑफ इमेजिनेशन को कैसे यूज़ करके आप कुछ नया डेवलप कर सकते हो. और ये मेरा फोकस होता था कि एक एग्जाम्पल हाफ अ पेज से ज़्यादा ना जाए. मतलब लास्ट टाइम मैंने जो ऐसे लिखा था उसमें मेरे 101 आने का मुझे एक रीज़न ये लगा था कि मैंने बहुत लंबा एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल को. लाइक कई बार मैंने ऐसा किया है कि एक एग्जाम्पल का आइडिया एक्सप्लेन करने में मैंने पूरा पेज लगा दिया, तो डायमेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. और ऐसे के अंदर सबसे ज़्यादा रोल ये है कि आप डायमेंशंस को कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि डाइवर्सिटी से वो ऐसे इंटरेस्टिंग बनता है. और ऐसे के अंदर मार्क्स उस बेसिस पे ज़्यादा आते हैं कि आपकी जो नॉलेज है वो उस टॉपिक के रेलेवेंट कितनी है. सो दो चीज़ें इसमें आ रही है कि द मोर डायमेंशंस यू कवर द मोर इंटरेस्टिंग योर एसे बिकम्स, एंड सेकेंड ये कि वो डायमेंशन टॉपिक के रेलेवेंट होनी चाहिए. एक एग्जाम्पल मैंने इसमें और यूज़ किया था कि वी ऑफन रीड द बुक्स ऑफ हैरी पॉटर विच वॉज बेसिकली एन इमेजिनेशन. एंड ये ऐसा लगता है कि
हम लोगों को तो पता ही है ये वाला आइडिया कि हैरी पॉटर की बुक तो सबने पढ़ी है, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो. मैंने इसमें आइडिया को ऐसे यूज़ किया कि जो जेके रॉलिंग की जो बुक थी, इट वॉज रिजेक्टेड बाय 20 पब्लिशर्स, एंड उस रिजेक्शन को उन्होंने एक पुश की तरह यूज़ किया, एंड शी यूटिलाइज्ड हर इमेजिनेशन इनटू समथिंग विच टर्न्ड इनटू ए बेस्ट सेलर. सो इससे मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप एक छोटे से इंस्टेंस को भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह प्रेजेंट कर सकते हो इन योर एसे. नेक्स्ट कि आप कोई पोइट्री, अगर कोई पोइट्री लिखना चाहता है या फिर कोई पोइट्री को बहुत रीड करते हैं, तो यू कैन पिक दोस लाइन्स ऑफ पोइट्री एज वेल जो कि आपको लगता है कि आपके एसे के टॉपिक के रेलेवेंट है. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइट्री थी द रोड लेस टेकन, सो मैंने वो पोइट्री की लाइन्स याद करी हुई थी. आई टुक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय. सो इसके थ्रू मैंने ये डायमेंशन कवर करी कि कई बार ऐसी रोड लेना इम्पॉर्टेंट होता है जो बाकी लोग नहीं लेते हैं. तो एक आर्ग्यूमेंट मेरा यहाँ से ये बन गया कि अगर आप कोई लेसर नोन पाथ को भी चूज कर रहे हैं तो वो भी आपको ज़्यादा सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं. वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट कि ऐसे के अंदर जीएस की नॉलेज को मैंने इस साल बहुत कम यूज़ किया है, और जो हमारी लाइफ के साथ में एक्सपीरियंसेस कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैंने एस्से के अंदर इस साल ज़्यादा यूज़ किया, एंड आई थिंक दैट वर्कड, क्योंकि उससे आपका एस्से बाकी लोगों के एस्से से थोड़ा अलग होता है. इफ़ समबडी इज रीडिंग एथिक्स में थिंकर्स वाला पार्ट या PSIR भी दे कैन यूज़ दी आइडियाज़ ऑफ फिलोसफी एज वेल इन एस्से. लाइक मैंने इसमें एरिस्टोटल और थॉमस हॉब्स का आइडिया यूज़ किया. मुझे मतलब डिटेल में किसी का भी आइडिया नहीं है कि बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक थिंकर्स के आइडिया को या बुक्स को कोट कर रहे हो तो इट शोज़ कि हाउ वेल रेड यू आर. सो एक आप छोटा सा एक लिस्ट फॉर्म में ही सही इंपॉर्टेंट थिंकर्स और इंपॉर्टेंट बुक्स को प्रिपेयर कर सकते हो विच यू कैन कोट इन योर एसेज. दे एड अ लिटिल एज टू योर एसे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एसेज के अंदर आप कितना ज़्यादा वाइड जा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. So you can use quotes and you can also use some book references as well. This I tried to use mathematics in it as well, because mathematics optional जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है mathematics optional तो GS में यूज़ कभी होगा ही नहीं, बट वो ऐसे यूज़ हो सकता है कि अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल थ्योरीज है जिनको आप कनेक्ट कर सको कि एप्लीकेशन क्या है मैथमेटिक्स की. सो आई प्रिपेयर्ड सम एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ. इसमें ये एक हेमचंद्रा नंबर्स होते हैं विच वी ऑफन कॉल एज फिबोनाकी. सो आई प्रिपेयर्ड दैट एग्जाम्पल कि ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ अपने आप में एक सीक्वेंस नहीं है, दे आर समथिंग विच हेल्प इन पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन. सो ये एक एप्लीकेशन है कि कैसे आप सिर्फ एक नंबर्स के पैटर्न को यूज़ करके रियल लाइफ के अंदर अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हो. सो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस अगर आप डेवलप कर पाओ, मतलब अगर आप अपने ऑप्शनल के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स ये डिफाइन कर लो कि इस टॉपिक का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. लाइक एक गेम थ्योरी का टॉपिक होता है विच इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिकली इन वॉर ऑप्टिमाइजेशन. अगर आप ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स यूज़ कर सकते हो ऐसे के, तो दैट विल हेल्प. दिस इज अनदर essay. This was a topic of essay. We will not enjoy security without development. We will not enjoy development without security. तो यहाँ से मैंने ये आइडिया पिक किया कि मुझे कुछ ऐसा इंट्रो बनाना है जो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों को लिंक कर सके. सो एक अप्रोच तो ये थी कि कोटेशन मैं ढूंढ लूँ, बट यहाँ मुझे कोई कोटेशन सपोज नहीं याद आया. सो आई ट्राई टू बिल्ड अ स्टोरी. मतलब ये मुझे ऐसे लगता है कि स्टोरी इज समथिंग जो आप आइडिया के रिवॉल्व करते हुए इजीली बना सकते हो. सो इसमें मुझे ये आइडिया आया कि 1970s का जो डिकेड था उसके अंदर जो हमारे इकोनॉमिक टारगेट्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्रीच हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टेंटली वॉर्स चल रहे थे. सो मुझे ये एग्जाम्पल के थ्रू ये स्टोरी बिल्ड करने का आइडिया आया कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे इंटरलिंक किया जा सकता है. सो इस आइडिया को यूज़ करके मैंने एक स्टोरी लिख दी जो कि ऑटोमेटिकली इंट्रो भी बन गया, और ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है
कि इंडिया की वीट एड जो थी वो स्टॉप हो गई थी ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ वॉर्स, एंड बांग्लादेश के साथ में हमारा वॉर चल रहा था. ऑयल शॉक्स वॉज देयर, एंड फाइनली आई गेव दैट इन्फ्रेंस कि इन इंसिडेंट्स की वजह से सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों पे इम्पैक्ट आया. सो एक ऑलमोस्ट मैंने एक पैराग्राफ यूज़ किया इंट्रो के लिए, एंड देन आई बिल्ड अपॉन अ आइडिया, एंड फिर उस आइडिया को यूज़ करके आई स्टार्टेड विद अ टेम्पोरल स्केल. मीन्स मैंने क्या किया कि एक छोटा सा रेफरेंस देके आई स्टार्टेड कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में. सो आई शिफ्टेड माई आइडिया. पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पे आपका आइडिया खत्म हो रहा है और यहाँ से आपका फ्रेश आइडिया स्टार्ट हो रहा है. सो आई स्टार्टेड विद दैट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला आइडिया. कि हमारा जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहा है, और इस वजह से यहाँ पे पॉलिटिकली कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही. सो इसकी वजह से वहाँ पे गवर्नेंस अच्छी नहीं रही. गवर्नेंस अच्छी नहीं रही होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफ़र करेगी. सो एक स्टोरी लाइन के थ्रू मैंने एक आइडिया डेवलप किया और वो धीरे धीरे करके समझाया. सो ऐसे के अंदर आप ये कर सकते हो कि आप कुछ आइडियाज़ अपने माइंड में रखो और उसको ऐसे पैराग्राफ के थ्रू समझाओ. वन थिंग डिफरेंट विच आई ट्राइड कि मैंने संस्कृत 10th तक पढ़ी हुई है, सो आई ट्राइड टू रिमेंबर सर्टेन संस्कृत के श्लोक. इस बार एक ऐसे आया था कि टॉपिक उसका ऐसे था कि द शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट द प्लेस शिप इज मेंट टू बी. इस ऐसे के टॉपिक में मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो कंफर्ट जोन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो तो आप सेफ हो, एंड अगर आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ोगे नहीं तो तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. मैंने उस आइडिया को ऐसे रिफ्लेक्ट किया. तो मैंने ये संस्कृत का श्लोक पढ़ा हुआ था, उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. आप एफर्ट्स जब तक पुट नहीं करोगे आपको तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो ये वाला जो श्लोक था वो मैंने अपने एस्से के एंड में लिखा था, एंड आई कंक्लूडेड माई एस्से विद द फैक्ट कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब शेर को भी अगर हिरन सीधा नहीं मिल रहा, ही हैज़ टू हंट फॉर दैट. तो दिस शोज कि आपको बिना अपने कंफर्ट जोन को छोड़े हुए कुछ नहीं मिलेगा. सो मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ आपके एस्से को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है संस्कृत के श्लोक को. तो एस्से के अंदर अगर आप ऐसा कुछ, अगर किसी को लग रहा है कि दे कैन प्रिपेयर समथिंग डिफरेंट तो दे कैन ट्राई दैट. इवन एथिक्स में भी मैंने एक जगह श्लोक लिखा था कि सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम. मतलब अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसे अपने किसी तरीके के जो लग्जरीज वाले शौक है उसको छोड़ना पड़ेगा, और अगर कोई लग्जरीज के पीछे जा रहा है तो फिर उसे अपनी पढ़ाई सफ़र करेगी. तो ऐसा करके मैंने श्लोक लिखा है, एंड देन आई पुट दैट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज आप हिंदी में श्लोक लिख सकते हो बट उसकी ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में लिख सकते हो. सो इसके थ्रू ये होता है कि आपकी लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, इफ़ दैट एग्जामिनर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन से उसको समझ जाएंगे. एंड आई थिंक दैट वर्क्स, क्योंकि आप उसको समझा पा रहे हो अगर उस आइडिया को, तो आपकी लैंग्वेज का इशू नहीं आएगा इवन इफ यू आर राइटिंग इट इन इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट एक ये कोड था, ये PYQ में आया हुआ था. एथिक्स के एक PYQ में इस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला हुआ था कि आई लुक फॉर 3 थिंग्स इन हायरिंग पीपल: इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड हाई एनर्जी लेवल, बट इफ यू डोंट हैव द फर्स्ट द अदर 2 विल किल यू. ये कोटेशन मैंने अपने पास नोट करके रख लिया थ्रू PYQs. अब मुझे ये लगता है कि अगर आप कोटेशंस को केस स्टडी के बिगनिंग में लिख रहे हो तो दैट विल हेल्प. एस्से वाला पार्ट आई हैव एंडेड, सो आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग नाउ. सो इसमें ये है कि अगर आप PYQs के कोड्स को केस स्टडी का इंट्रोडक्शन बनाओ, सो केस स्टडी का इंट्रोडक्शन आप थोड़ा डिफरेंट बना सकते हो, क्योंकि एथिक्स का एक पेपर ऐसा है जिसके अंदर आप
एसे वाली जो चीज़ है ना वो काफ़ी हद तक रेप्लिकेट कर सकते हो, और एसे के अंदर आप एथिक्स वाले बहुत सारे पॉइंटर्स आपस में रेप्लिकेट कर सकते हो। तो एथिक्स और एसे की प्रिपरेशन आप बहुत हद तक इंटीग्रेटेड वे में कर सकते हो, इसलिए आई एम ट्राइंग टू लिंक एथिक्स एंड एसे। ये वाला जो कोड था वो मैंने केस स्टडी में यूज़ किया था, ये वाली। This was a case study related to a topic in which a hiring process was going on, मतलब किसी को रिक्रूट करना था, एंड उस रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो जो पर्सन था वो अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ट्रेड सीक्रेट्स को रिवील करने की कोशिश कर रहा था, एंड दैट पर्सन वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एक तरीके से वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम कर रहा था। तो इसमें केस स्टडी में क्वेश्चन ये था कि विल यू हायर दैट पर्सन हु इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, बट वो जो पर्सन है वो अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है बाय रिवीलिंग द ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ दैट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो पहले काम कर रहा है। मतलब वो एक नई जॉब को लेने के लिए अपनी पुरानी जॉब के अंदर जो भी उसके पास में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो उसको रिवील करने को तैयार था, बट दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी एंड यू हैव द चॉइस आपको उसे हायर करना है या नहीं करना। सो इमीडिएटली मेरे दिमाग में वो वाला कोट आया कि इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और हाई एनर्जी लेवल में इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि इंटेलिजेंस और हाई एनर्जी लेवल से ऊपर प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, बिकॉज इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग इंटीग्रिटी देन इंटेलिजेंस एंड हाई एनर्जी लेवल विल किल यू। सो केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मैंने कोट ये वाला लिखा, एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि सुभाष नाम से इसमें केस स्टडी थी। सुभाष इज lacking integrity but he is having intelligence and high energy level which is beneficial to the organization. So immediately मैंने उस केस स्टडी के आइडिया को रिफ्लेक्ट कर दिया थ्रू दैट कोटेशन। अगर ऐसे ही आप कुछ और कोटेशन प्रिपेयर कर सको सो आप अपनी केस स्टडी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो थ्रू दैट आइडिया। दिस इज वॉट दैट आई थिंक डिफ्रेंशिएट्स योर केस स्टडी अप्रोच, क्योंकि केस स्टडी में सब लोग क्या करते हैं, पहले फैक्ट्स ऑफ केस लिखते हैं। अगर आप फैक्ट्स ऑफ केस की जगह कोई कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका आइडिया जो है एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। सो आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैंने इस साल डिफरेंट करी, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे एथिक्स के पेपर में 107 आए थे, इस साल आई गॉट 127। सो मुझे ऐसे लगता है कि कंटेंट वाइज मेरा कंटेंट वही था, आई हैव नॉट चेंज, बट आई हैव ऑलरेडी started to prepare some examples, some references and some real life examples. For example, एक और example था मैंने use किया था ethics में। I saw that image on Twitter a few days back कि जो DM सर हैं, सुहास एलवाई सर, he sat on the floor to hear the grievances of a person. एंड ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट हुई थी कि अ सिविल सर्वेंट इज़ सो एम्पैथेटिक टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द कॉमन पर्सन, एंड मुझे इस आइडिया को यूज़ करना था अपने आंसर्स में। सो आई रिमेंबर्ड दैट इंस्टेंस एंड आई रोट दैट न्यूज़ आइटम इन माई डायरी, एंड एक्सीडेंटली आई गॉट ए क्वेश्चन इन एथिक्स पेपर जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन में ये चीज़ लिखी हुई थी कि सिविल सर्वेंट के पास एक कंपैशन और साथ में एथिकल कॉम्पिटेंस दोनों होनी चाहिए। सो ऑटोमेटिकली आई यूज दैट एग्जाम्पल कि DM सुहास एलवाई सर sat on the floor to hear the grievances of people. This shows that he is being empathetic to the concerns of people. अगर आप एक ऐसा एग्जाम्पल यूज कर रहे हो जो आपको अपनी रियल लाइफ के थ्रू आपको दिखा रहा है कि आप कैसे अपने वैल्यूज़ और एथिक्स को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, तो आई थिंक दैट डिफ्रेंशिएट्स योर आंसर। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के भी कोई इन्फ्लुएंसेस एथिक्स के आंसर्स में एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर पा रहे हो, दैट विल डिफ्रेंशिएट योर आंसर। एक क्वेश्चन था कि what does the role of parents and teachers that they play in your life has impacted you? So I wrote simply कि my father has taught me the value of punctuality in my life and that has made me the person who I am today. अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ बता रहे हो कि कैसे उस वैल्यू ने आपको इम्पैक्ट किया है, देन इट शोज द एग्जामिनर दैट
you are internalizing those values, and you are not writing those values in a very bookish and in a very rote learning manner. You are using those values in your real life. So what I think is that कि ethics के paper में they are trying to judge कि आप अपनी personality के कुछ elements को कैसे ethics के values के साथ connect कर पा रहे हो. So try to bring more personalized examples, try to bring more real life examples in ethics, and कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो ethics के अंदर introduction build कर रहे हो वो बहुत powerful हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज समथिंग जो एग्जामिनर को सबसे पहले हिट करता है. आपका आंसर का कंटेंट हो सकता है वो इतना डिटेल में ना पढ़े, बट इंट्रोडक्शन इज समथिंग दे बिगिन विथ. सो अगर आप कुछ पावरफुल इंट्रोडक्शंस बिल्ड कर सकते हो एथिक्स के पेपर में, देन दैट विल हेल्प. एंड एथिक्स में मैनी पीपल आस्क मी बुक कौन सी पढ़नी चाहिए. एथिक्स की बुक एज सच कोई है नहीं, एंड कुछ लोग ये लेक्सिकन वगैरह पढ़ते हैं. आई ट्राइड दैट बट आई फाउंड इट नॉट relevant to the contemporary level of questions which are being asked in examination. So I tried to build standard जो keywords हैं syllabus के अंदर, उनके ऊपर छोटा छोटा write up. Like ethics क्या है? What does ethics means to you? A set of standards that guide about conduct, behavior, choices and actions of citizens. That's all. मुझे सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए. बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से उसको एड्रेस करूंगी. मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एथिक्स का मतलब क्या है. सो आई ट्राई टू राइट ओनली 2 lines और 3 lines अबाउट अ पर्टिकुलर कीवर्ड जो कि एथिक्स के पेपर के सिलेबस में दिया हुआ है. इसके साथ ही अब एक क्वेश्चन आता है कि PYQs के अंदर आप ढूंढो कि क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो एक मेरे पास क्वेश्चन मैंने देखा था PYQ में कि मोरालिटी और एथिक्स को कंपेयर किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने पूछा हुआ था कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है. सो आई सिंपली गूगल्ड कि एथिक्स और मोरालिटी का डिफरेंस क्या है. एथिक्स इज मोर कलेक्टिव एंड मोरालिटी इज मोर इंडिविजुअल. सिंपल कॉन्सेप्ट समझा है मैंने कि मोरालिटी एक इंडिविजुअल का अपना वैल्यू सिस्टम है, एंड एथिक्स वो है जो आपको सोसाइटी सिखा रही है. सो एक कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड करा और उसको मैंने थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में लिख लिया कि अगर मुझसे कहीं भी पूछा जाए एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, तो बस मुझे ये बात याद रहनी चाहिए कि दिस इज़ अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ पर्सनल वैल्यू. अगर एथिक्स के अंदर कोई चीज़ सही या गलत है, हो सकता है वो आपकी मोरालिटी के हिसाब से सही या गलत ना हो, बिकॉज वो एक इंडिविजुअल वैल्यू है. नेक्स्ट आई हैव रिटन वही कि वैल्यूज़ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. तो इसका एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन बना लिया. इसका एक कोटेशन मैंने लिख दिया कि वैल्यूज़ आर लाइक एन एंकर इन ए शिप. व्हेन स्टॉर्म कम्स ए शिप इज़ नॉट स्वेप्ट अवे बट रिमेन्स एंकर्ड टू द शोर. वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई विल बिगिन माई इंट्रो विद दैट. एंड ये सब मैंने बनाया कैसे है, आई ट्राइड टू यूज़ टॉपर कॉपीज़. टॉपर कॉपीज़ के अंदर कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन होता है या इनके बीच में ये कोटेशन यूज़ की होती है. देर आर सर्टेन टॉपर्स लाइक श्रुति शर्मा मैम, उन्होंने अपने टॉपर्स नोट्स पूरे के पूरे टेलीग्राम पे डाल रखे थे. सो आई ट्राइड टू यूज़ सम एलिमेंट्स ऑफ हर नोट्स इनटू माय नोट्स. मतलब पूरा एग्जैक्ट नोट्स यूज़ करने की बजाय मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप हर डॉक्यूमेंट से कुछ कुछ पार्ट लेते हो, दैट ब्रिंग्स मोर ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी भी नहीं कह सकते हो दैट ब्रिंग्स मोर डाइवर्सिटी इनटू योर आंसर्स. और इसमें आपको अपना माइंड भी लगाना है कि आप इतना ज़्यादा मटेरियल भी ना कलेक्ट कर लो कि आप रिवाइज ना कर पाओ. सो आई ट्राइड टू ऐड सर्टेन एलिमेंट्स, लाइक मुझे कहीं पे कुछ दिख गया सो आई राइट इट ऑन द लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन. नोट्स मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने आज बनाए तो वो हमेशा सेम ही रहेंगे. इसमें मैंने ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आई ट्राई टू राइट इट लेटर ऑन कि जंपिंग अ रेड लाइट. तो इसको मैं कनेक्ट कर सकती हूँ. मुझे कभी वैल्यू सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा कि किसी की वैल्यू है कि वो अगर लेट हो रहा है तो वो दे विल जंप रेड लाइट, पर किसी की वैल्यू नहीं है. सो एक वैल्यू का एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे छोटा सा करके लिख लिया. चीटिंग इन एग्जाम मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया कि मुझे सिर्फ वो बात माइंड में क्लिक कर जाए कि ये ऐसे लिखा जा सकता है. एक छोटा सा फ्रेमवर्क बना लिया. फ्लो चार्ट में भी आई ट्राइड टू यूज़ की बिल्कुल बेसिक वाला फ्लो चार्ट अपने पास छोटा सा बना के रखूँ कि वैल्यूज़ बिल्ड कैरेक्टर एंड कैरेक्टर्स लीड टू मॉरल डेवलपमेंट विच फाइनली टर्न्स इनटू द कॉन्शियंस ऑफ ए पर्सन.
एंड इसमें भी वही छोटा छोटा एग्जाम्पल, मुझे कभी कुछ याद आता तो आई स्क्रिबल इट अलॉन्ग विद माई नोट्स, लाइक इफ समवन हैज़ फाउंड ₹100 नोट ऑन अ रोड, देन उसका कॉन्शियंस उसको समझाएगा कि व्हाट आई हैव टू डू, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो उसको इंट्यूटिवली पता चलेगी. सो आई ट्राई टू राइट ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देयर. ये एक और मैंने लिखा था कि किड इम्बाइब्स द थिंग इन द पर्सनैलिटी दैट द पेरेंट्स डू. सो ये वैल्यू सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया कि वैल्यू सिस्टम जो है वो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं. फिर ये थोड़ा सा मैंने सिलेबस के हिसाब से देखा था कि आप एथिक्स के कुछ की टर्मिनोलॉजीज को आपको डिफाइन करना होगा. अगर what are normative ethics, what are descriptive ethics, applied ethics, environmental ethics, climate ethics, and then कुछ ऐसी keywords जो आप ethics के पेपर के अंदर बार बार यूज़ कर सकते हो. वो सिर्फ मैंने उन्हीं को डिफाइन किया कि consequentialism क्या होता है, greatest happiness of the greatest number, that's all. सिर्फ इतना समझा मैंने कि मैक्सिमाइज अगर हमें वेलफेयर को करना है तो उसके अंदर किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म. सो एंड्स जस्टिफाई मीन्स. इतनी सी डेफिनेशन में मैंने इस आइडिया को कंपाइल कर लिया एंड देन आई रोट इट्स एग्जाम्पल्स कि लूटिंग अ बैंक फॉर डूइंग अ चैरिटी. सो अगर मुझे कहीं पे भी दिखाना होगा कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स का एग्जाम्पल क्या है, सो मैं ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकती हूँ. एथिक्स के अंदर आपको यही, मतलब मुझे लगता है मेन टास्क है. पेपर आता सबको है बट पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, और एथिक्स का पेपर कंप्लीट तभी होगा जब आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स एकदम टिप्स पे आपको याद होंगे कि अगर मेरे को कोई ऐसा इंस्टेंस दिख गया जहाँ पे मुझे एंड्स जस्टिफाई मीन्स यूज़ करना है तो आई कैन यूज़ दैट एग्जाम्पल. सो इसीलिए एथिक्स के अंदर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो इन आंसर्स को लिखने का कम टाइम के अंदर, उतना आपको आपके आंसर की क्वालिटी बेटर होगी. और क्वालिटी कब बेटर होगी? व्हेन यू थिंक कि आप एग्जाम्पल्स को फटाफट सोच पा रहे हो. देन अगेन आई एम स्टार्टिंग सम एग्जाम्पल्स लाइक यूथेनेशिया का एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एथिक्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग. मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को आई ट्राई टू कंपाइल. इसको मैंने थोड़ा सा GS2 के साथ कनेक्ट किया कि आप आर्टिकल 21 का भी यूज़ कर सकते हो. सो ट्राई टू यूज़ नॉलेज ऑफ अदर GS पेपर एज वेल इन एथिक्स. एथिक्स के अंदर आपको ये नहीं करना कि आप बिल्कुल ही थ्योरी में चले जाओ, एथिक्स की थ्योरी में चले जाओ. इवन आप उसके साथ में यूज़ कर सकते हो कि आपकी जो पॉलिटी की नॉलेज है आप उसको भी एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, आप ऐसे छोटे छोटे फ्लो डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स. क्या दिमाग में आ रहा है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग आप ट्राई कर सकते हो कि टॉप डाउन मॉडल हो सकता है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड में सोशल ऑडिट का रोल क्या है. मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं पे मिलेगी नहीं, आपको खुद सोच सोच के अपना डेवलप करना है, एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना है. एंड दीज थिंग्स हेल्प, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको उस टाइम पे वो सारी चीज़ें एकदम से याद नहीं आती. तो अगर आपने ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं देन आप उसको एग्जैक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, ये RTI के ऊपर मैं छोटा सा एक लाइंस लिखी हुई थी कि RTI हेल्प्स इन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्फो, साइबर एथिक्स. अब एक इसमें पॉइंट आता है सेकंड ARC. तो सेकंड ARC बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है, सो आई ट्राई टू प्रिपेयर सर्टेन पॉइंटर्स फ्रॉम सेकंड ARC. एथिक्स एंड गवर्नेंस के नाम से प्रॉपर पूरा एक डॉक्यूमेंट है. उसमें से एक कोटेशन आई ट्राई टू यूज़ कि अगर इफ़ आई गेट ए क्वेश्चन ऑन करप्शन, सो आई विल बिल्ड इट्स इंट्रोडक्शन इन दिस वे. एक वेन डायग्राम के थ्रू भी मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, करप्शन एंड देन डेवलपमेंट, एंड देन इनमें कोई ओवरलैप नहीं है, एंड देन हेंस दे कांट को एग्जिस्ट. अगेन फ्लो चार्ट आई प्रिपेयर्ड. ऐसे छोटे छोटे से आप अगर फ्लो डायग्राम्स के थ्रू ही दिखा पाओ कि यूनिफॉर्म, इन्फॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म,
एक डायग्राम ही है, बट ये एक ऐसा डायग्राम है आप कहीं पे फिट कर सकते हो. मतलब एथिक्स के अंदर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे फिट की जा सकती है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम कि आप कहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट अगेन आई ट्राई टू कंपेयर सर्टेन टॉपिक्स की एथिक्स और लॉ, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, एथिक्स और रिलीजन में क्या डिफरेंस हो सकता है. ये सब चीज़ें पता ऐसे चलेंगी कि आप PYQs देख सकते हो. तो PYQs के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए होते हैं. सो आई ट्राई टू प्रिपेयर कि PYQ में अगर ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है PYQ के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा मोल्ड होके आ जाते हैं, तो उसमें प्रीवियस वाली नॉलेज काम आ जाती है. सो आई ट्राई टू प्रिपेयर कि PYQs की जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एक बार उनका एक बेसिक फ्रेमवर्क अपने माइंड में रेडी रखूँ. इवन जो विजन IAS की वीडियोस में PYQ एनालिसिस होता था, आई ट्राई टू रोट पॉइंट्स फ्रॉम दैट ऑल्सो, क्योंकि उसके अंदर भी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होता था वो डिस्कस कर रहे होते थे विद द रेलेवेंट फ्रेमवर्क. पूरा आंसर ना लिखने की बजाय वो सिर्फ उसमें पॉइंट्स डिस्कस करते थे. सो आई ट्राई टू राइट दोज पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को मैं अपने इन नोट्स के अंदर ऐड कर लेती थी, सो दैट आई मे नॉट नीड टू विजिट दैट वीडियो अगेन. इसमें कुछ थिंकर्स का भी आई हैड प्रिपेयर्ड स्मॉल राइटअप, जो कि मैं एस्से एथिक्स दोनों में यूज़ करती थी. कि लाइक प्लेटो का बेसिक आइडिया क्या था, विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस. एंड उसमें भी कोट मैं लिखने की कोशिश करती थी कि विच आई ट्राई टू यूज़ इन बोथ इंट्रोडक्शंस ऑफ माई एथिक्स एंड एस्से. ये हॉब्स का मैंने थोड़ा सा एक राइटअप प्रिपेयर किया हुआ था. फिर आई ट्राई टू use some references from Indian mythology as well. इस बार वाले ऐसे के पेपर में I tried to use the reference of Ramayana for example. उसमें एक था कि जो भगवान राम बचपन में गुरुकुल में गए थे, they left the brothers left their comfort zone. So I use that reference कि अगर आप अपने comfort zone को छोड़ रहे हो तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पा रहे हो. So I use that mythology का reference. फिर गांधी जी वाले में आई ट्राई टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड राइटअप, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है कि गांधीयन फिलॉसफी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड टॉपिक चेंज हो के होते हैं, मतलब डायमेंशन अलग अलग कवर होती है. सो आई ट्राई टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड राइटअप. कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ था पूरा प्रॉपर, एक रिपीट भी हुआ है आई थिंक. सो आई ट्राई टू प्रिपेयर डिटेल्स. वर्क कल्चर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्क कल्चर के कोई ना कोई डायमेंशन वो पूछ लेंगे, बट आपको वर्क कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि वर्क कल्चर को डिफाइन कैसे करना है. सो आई ट्राई टू डिफाइन दैट. नेक्स्ट थिंग इज कि बाकी GS में आप नोट मेकिंग कैसे कर सकते हो. सो आई ट्राई टू शेयर वन सैम्पल ऑफ माई हैंड रिटन नोट्स. फूड प्रोसेसिंग फॉर एग्जाम्पल, लाइक GS3 में इस साल इफ somebody has seen the paper, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं. सो इसके अंदर अगर आपके पास में एक थोड़ा सा राइटअप प्रिपेयर होता है तो आपको वो कैसे हेल्प कर सकता है इन राइटिंग द आंसर्स ऑफ GS. अब इसमें फूड प्रोसेसिंग में आई रोट फॉर एग्जाम्पल ब्लू रेवोल्यूशन. सो एक छोटा सा मैंने एक पॉइंट लिख लिया कि ब्लू रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंस क्या है. अब ये इम्पोर्टेंस मैंने जो लिखा है ना, ये बहुत जनरल है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फूड प्लस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड इनकम टू द फार्मर्स. ये पॉइंट ऐसा है जो ब्लू रेवोल्यूशन के अलावा अगर मैं यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कर दूंगी तब भी वो चल जाएगा. इवन अगर मैं इसको और कहीं कनेक्ट करना चाहूँ लाइक मिलेट्स प्रोडक्शन में करूँगी वो तब भी चल जाएगा. सो आई ट्राई टू प्रिपेयर नोट्स इस तरीके से कि वो एक जनरल फ्रेमवर्क प्रिपेयर करे मेरे आंसर्स का. मतलब मेरा फोकस ये नहीं था कि मुझे उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो तो मुझे बुक से भी मिल रही है, करंट अफेयर से भी मिल रही है. बट मेरा फोकस ये था कि मुझे कुछ ऐसे जनरल आइडियाज़ चाहिए जो मैं बार बार रिवाइज कर पाऊँ एंड मैं उसको अपने आंसर्स के अंदर बहुत सारी जगह पे डाइवर्स मैनर में यूज़ कर पाऊँ. सो मेरा नोट्स का पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना था कि मुझे जनरल आइडियाज़ के लिए नोट्स बनाने हैं, बुक्स के मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, एंड करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब के कभी नोट्स नहीं बनाए. आई ओनली फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जिनकी मेरे पास बुक्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह का मैंने नोट्स बनाया था बिकॉज कोई बुक मैंने पढ़ी नहीं थी. एथिक्स का मैंने नोट बनाया था कि मैंने उसकी बुक नहीं पढ़ी थी.
ये टॉपिक भी ऐसा था जो मुझे लगता था कि इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, सो आई ट्राई टू प्रिपेयर सर्टेन पॉइंट्स कि इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा सा डेटा मेरे पास होना चाहिए जिसे मैं जो है यूज़ कर सकूँ आंसर में, एक छोटा सा वे फॉरवर्ड मेरे पास हो कि अगर कोई चैलेंजेस पूछे तो मैं उस वे फॉरवर्ड से चैलेंजेस बना लूँ एंड देन उसको यूज़ कर लूँ। एंड ये ऑनलाइन रिसोर्सेज से मैंने मोस्टली नोट्स बनाए थे, लाइक murnal.org से ही मैंने आई थिंक ये बनाया हुआ है। इश्यूज में भी आई ट्राइड टू मेक सब हेडिंग्स, क्योंकि आंसर राइटिंग में भी सब हेडिंग वर्क्स, एंड अगर आप वो चीज़ अपने नोट्स में कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक हैबिट डेवलप करवा रहा है कि सब हेडिंग्स का यूज़ करना है आंसर्स में। सो इंट्रोडक्शन, पहले एक आपने डेटा दे दिया, देन अगर कोई क्वेश्चन में इश्यूज पूछे हैं तो इश्यूज की सब हेडिंग, एंड देन जो आप उसमें पॉइंट्स बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर सब हेडिंग बनाओ, एंड फिर उस सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन आप अपने आइडियाज़ के थ्रू कर सकते हो। सो आई ट्राई टू बिल्ड दोज नोट्स इन अ वे जैसे मैं आंसर लिखूंगी। और कोई भी आंसर आई थिंक मैंने जीएस का पूरा लाइन जैसे होता नहीं है ग्रामर के हिसाब से नहीं लिखा है। आई ट्राई टू ओनली राइट फ्रेजेस इन माई आंसर्स। जैसे इसमें है नॉर्म्स रिलीजियस वैल्यूज एक्सक्लूडेड विमेन, ये फुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है, बट आइडिया रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर सोशल इशू के अंदर हम ये मानते हैं कि जो रिलीजियस वैल्यूज़ है वो वुमेन को जो एक्सक्लूड कर रही है। सो एक फ्रेज में आंसर लिखने की हैबिट आपको नोट मेकिंग से डेवलप हो रही है कि आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है किसी भी पॉइंट को। इससे क्या हो रहा है, एक तो आपका स्पेस सेव हो रहा है, यू कैन राइट मोर, एंड सेकेंड ये कि आप ज़्यादा बात को कम वर्ड्स में लिख के एग्जामिनर की लाइफ भी ईजी बना रहे हो। दे कैन चेक ईजिली, अगर आप एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो उनको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये पिंक रेवोल्यूशन में मैंने यही सेम चीज़ रिपीट करी। फिर ये ऑयल पे मैंने सेम राइटअप बनाया। आई ट्राइड टू मेक सर्टेन लोकेशन वाले मैप्स ऑल्सो, कि तो वैसे बहुत रफ है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं इसके साथ ही प्रिपेयर कर लूँ। सो आई ट्राइड कि अगर मेरे आंसर के अंदर स्पेसिफिकली कोई भी जोग्राफी वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, सो मैं उसको साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी दिखाऊं। इससे क्या हो रहा है, आप इकोनॉमी और जोग्राफी को लिंक कर पा रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए अलग नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इसके लिए अलग नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आप उसके साथ में ही इश्यूज, वे फॉरवर्ड प्लस लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन पुट कर सकते हो। ये कॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया। फिर एक जनरल मैंने बना लिया कि फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जनरल आंसर कैसे लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इट इज़ प्रोवाइडिंग हाईएस्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और प्लस इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। मतलब फ्रेजेस में मैंने सिर्फ बातें लिखी हैं विच आई ट्राइड कि वो मैं कहीं पे भी यूज़ कर पाऊँ। ये मैंने इंट्रो के लिए स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर मुझे कहीं पे यूज़ करना हो कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इट इज़ यूजफुल इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ एंड ऑल्सो द वैल्यू एडिशन, फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड मिल्क, विटामिन डी। एक छोटा सा इंट्रो मैंने पहले ही बिल्ड कर लिया इसका। Again this FCI reforms, because I found some previous year questions on FCI. मोस्टली जो मैंने मतलब नोट्स बनाने की कोशिश करी थी वो ये करी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे क्या टॉपिक्स बार बार दिख रहे हैं एंड जिनका मेरे पास मटेरियल किसी स्टैंडर्ड बुक में अवेलेबल नहीं है। सो आई ट्राई टू प्रिपेयर थोड़ा थोड़ा राइटअप कि अगर वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए प्रीवियस ईयर से, सो हाउ कैन आई राइट अ लिटिल बेटर देन अदर्स, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट आंसर किसी का नहीं होगा। इतने कम टाइम में 7 मिनट्स में परफेक्ट आंसर कोई नहीं लिख पा रहा, बट दूसरों से बेटर ज़रूर लिख सकते हो थ्रू दीज वैल्यू एडिशन। एक ये टॉपिक मैं स्पेसिफिकली बार बार देखती थी कि GS2 के अंदर NGOs के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता था। सो एक पेज बनाया था सिर्फ NGO के ऊपर।
उसमें मैंने सारा लिख दिया कि प्री इंडिपेंडेंस लेवल में क्या उनका स्टेटस था, पोस्ट इंडिपेंडेंट में उनका क्या रोल था, इनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ये एक्शन ग्रुप की तरह काम करते हैं, सपोर्ट ग्रुप। हैंड राइटिंग थोड़ा मतलब ख़राब जा रही है आप लोगों को, मतलब हैपहज़र्ड सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिखा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हो, और कोशिश ये करनी है कि जितना आप उसको कंसाइज बना पाओ। अभी ये देखने में बहुत रफ लग रहा है, बट मैंने जिसको बार बार पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक पेज ही इनफ था नोट्स के लिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप उनको एक पेज के अंदर कंसाइज वे में बना पा रहे हो एंड यू आर एडिटिंग दैम, दैट ये मैंने बाद में लिखा हुआ है कि आप मजदूर किसान शक्ति संगठन का एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हेल्प पेज इंडिया का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, विच I found in some newspaper or some current affair magazine, so I tried to add these things. ऐसे एक SHG का मैंने बना लिया because SHG is like GS2 GS3 दोनों में यूज होता है। अब RPA एक्ट में क्या है कि कोई मटेरियल नहीं है, कोई एज सच। RPA का जो बेयर एक्ट है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, तो मैंने सिर्फ RPA एक्ट को इतना पेज दिया था टोटल कि ये RPA एक्ट के प्रोविजंस हैं, ये उसके अंदर जो है क्राइटेरियाज कवर हो सकते हैं। यहाँ मैंने ये साइड में लिखा हुआ है कि कन्विक्शन के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका इस साल GS2 में क्वेश्चन भी आया था कि डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स पूछे हुए थे, तो उसमें सेक्शन 8(2) ऑफ RPA आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे छोटे छोटे सेक्शन 8(4) सॉरी। सो ये इसका रेफरेंस मैंने डायरेक्टली यूज़ किया था कि लिली थॉमस केस का जो पॉइंट था उसके थ्रू SC स्ट्रक डाउन द सेक्शन 8(4) ऑफ RPA। तो RPA के अंदर मैंने बेसिकली छोटे छोटे जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट थे वो बना लिए, एक कोटेशन बना लिया कि अगर RPA को क्वेश्चन आएगा तो। देन अब अमेंडमेंट्स अगर कुछ आ रहे हैं किसी एक्ट के अंदर, तो अमेंडमेंट्स आप साथ साथ नोट कर सकते हो कि उस अमेंडमेंट्स को आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो कि RPA एक्ट में एग्जाम्पल अगर आपको देना, तो ये एग्जाम्पल आया था कि 2010 में कि NRI कैन वोट बट दे कांट कंटेस्ट इलेक्शंस। एंड कमेटीज़ का भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया कि उमेश सिन्हा कमेटी बाय इलेक्शन कमीशन टू सजेस्ट चेंजेस टू द सेक्शन 126 ऑफ RPA। अब ये पॉइंट ये था कि एक न्यूज़ आई हुई थी कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है इलेक्शंस के ऊपर वो उसको RPA एड्रेस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये कमेटी बनी थी। तो आई एडिड दैट कि अगर मुझे कहीं पे कोई वे फॉरवर्ड लिखना होगा तो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट यूज़ कर दूँगी कि उमेश सिन्हा कमेटी हैज़ सजेस्टेड टू अमेंड द सेक्शन 126 ऑफ RPA। एंड वो सिर्फ TV से ज़्यादा सोशल मीडिया का भी जो है कंट्रोल कर पाए। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी ARC थी, सेकंड ARC में, उसमें भी आई ट्राइड कि पूरी रिपोर्ट मुझे दोबारा ना पढ़नी पड़े। तो इसके लिए मैंने ऐसे नोट्स बना लिए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन आए तो गोल क्या होना चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, हाउ टू जनरेट पॉइंट्स बेसिकली कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्या आपका आइडिया होना चाहिए, कि आपको रिस्क क्या है वो पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में अवेयरनेस बिल्ड करवानी है, फिर रिस्क रिडक्शन होना चाहिए, एंड देन आप एक्ट कैसे कर रहे हो डिज़ास्टर आने के बाद। फिर थोड़ा सा मैंने ये लिख दिया कि स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं, हु आर द स्टेक होल्डर्स। एंड फिर बीच में ये मैं एक कंपाइलेशन जो है मैंने क्लब कर रखा है IPR वाला, दीज आर फ्रॉम GS2। मेरे नोट्स एक्चुअली सेग्रीगेटेड नहीं है, आई ट्राई टू बिल्ड नोट्स एक ही रजिस्टर में। सम पीपल ट्राई टू डू द GS1 2 3 4 अलग अलग। आई ट्राइड बट इतना टाइम मुझे मिला नहीं था क्योंकि वो जॉब के साथ में मैं करती थी, तो मेरा होता था कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा तो आई रोड दैट एलिमेंट इन दैट नोटबुक ओनली, सो आई डिडंट चेंज माई नोटबुक्स। जैसे मुझे बिहेवियरल चेंजेस का अगर मुझे कोई राइटअप बनाना है तो मैंने एक साथ ही सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए कि अगर मुझे बिहेवियर चेंज में कहीं पे भी कोई आंसर लिखना होगा सो आई विल यूज़ दोस एग्जाम्पल्स। एक लास्ट डॉक्यूमेंट मैं और दिखा रही हूँ कि मतलब आई ट्राई टू शो दोज टॉपिक्स जो मेन स्पेसिफिक हैं जिनको जनरली लोग नेग्लेक्ट करते हैं एंड दे आर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट। इस साल ज्योग्राफी में लोकेशन फैक्टर के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। लाइक उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, रबर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उन्होंने पूरा क्वेश्चन पूछा था 15 मार्कर का। सो ये मैंने
मतलब पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि टिम्बर इंडस्ट्री में क्या क्या मेन उसकी इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या लोकेशन है, एंड इंडिया स्पेसिफिक अगर छोटा सा मुझे कुछ मिल जाए लोकेशन तो मैंने आई ट्राई टू राइट दैट। फिर थोड़ा सा कमर्शियल फिशिंग का, ऐसे कॉटन इंडस्ट्री एंड सिल्क इंडस्ट्री। इसके अंदर एक चीज़ और है कि अगर आप इन सब चीज़ों को थ्रू मैप भी डिपिक्ट कर पाओ, इस नोट्स में मैंने मैप नहीं डाले हुए हैं बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि ये और ज़्यादा स्पेस गैदर करेंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। बट इन एक्चुअल एग्जामिनेशन आई इंट्रोड्यूस, देन आई ड्रू द मैप, वर्ल्ड मैप, एंड देन आई शेडेड दैट रीजन। पॉइंट एग्जैक्टली नहीं कर रहा था क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी याद नहीं होगी कि वो वहाँ पे है भी या नहीं, सो आई शेडेड दैट रीजन। इसमें आप क्या कर रहे हो, स्मार्टली दिखा रहे हो कि हमें पता है बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। सो आई ट्राई टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स जो मुझे ऐसे लगा था कि सिलेबस का पार्ट है बट कहीं पे भी इतना अच्छे से कवर्ड नहीं है। राइस का बनाया हुआ है एंड ऑलमोस्ट इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए थे, जितना मुझे लगा था कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप जितने भी टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ देम इन वन गो। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको ये नहीं लगता कि आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यू रिवाइज देम, मतलब बिटवीन द ब्रेक ऑफ दोज 2 पेपर्स आप बीच में भी रिवाइज कर सकते हो। And one thing which I think differentiated this attempt of mine, इस टाइम मैंने आंसर राइटिंग ऐसे नहीं की कि मैं 3 घंटे का पूरा टेस्ट लिखूंगी तभी मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। आई ट्राइड कि मैं रोज़ 2-2, 3-3 आंसर लिखूं, और आंसर का भी मेरा ये गोल होता था कि आंसर मैं चाहे पूरा, जैसे होता है ना कि लैंग्वेज में लिखूं, मैं सिर्फ आंसर को अगर ब्रेनस्टॉर्म भी कर पा रही हूँ तो आई काउंटेड इट एज माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एक छोटा सा मैं एक इमेज शेयर करूंगी। आई एम ट्राइंग टू डेमॉन्स्ट्रेट इट कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को एक अलग तरीके से भी कैसे कर सकते हो। कि अगर मुझे दिख रहा है डाइवर्सिटी इन इंडिया के ऊपर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो आई ट्राई टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक कि डाइवर्सिटी को सुन के मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज नॉट समथिंग कि आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है फिर आप उसका आंसर फ्रेम कर रहे हो और आप उसको पूरा पॉइंट्स में लिख रहे हो। मुझे जब ऐसे कोई टॉपिक में पढ़ती थी तो आई ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म दैट टॉपिक कि इस टॉपिक को पढ़ के मुझे समझ क्या आ रहा है। डाइवर्सिटी मीन्स फैमिली डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जोग्राफी, कास्ट, एथनिसिटी एंड कस्टम्स। इसके थ्रू क्या हो रहा है, एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है कि आप किसी चीज़ के बारे में कितनी डायमेंशन में सोच सकते हो। एंड जीएस के अंदर जो मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है वो इसी चीज़ से आ रहा है कि कौन एस्पिरेंट अपने आंसर को कितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बना पा रहा है। एंड मल्टी डायमेंशनलिज्म एकदम से किसी के आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जब तक आप सोच सोच के अपने आंसर्स को और ज़्यादा डाइवर्स पॉइंट्स में नहीं लाओगे, आपका आंसर बेटर नहीं दिखेगा। एंड वो कैसे होगा, जब आप एक टॉपिक को अपने यहाँ पे नोटबुक में लिखोगे एंड देन यू यूज़ योर प्रायर नॉलेज एंड यू ट्राई टू थिंक कि इस आंसर के अंदर कौन कौन से एरियाज़ के एलिमेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। मतलब बेसिक नॉलेज जब आपकी एक प्रिपेयर हो गई है, देन यू ट्राई टू थिंक कि उस नॉलेज को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। दिस थिंग डिफ्रेंशिएटेड इन माई आंसर्स दिस ईयर बिकॉज नॉलेज वाइज, कंटेंट वाइज आई हैड रिटन 2 मेन्स, बट उन मेंस के अंदर मुझे ये लगता था कि मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, मैं पढ़ ज़्यादा रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू रीड दोट बुक्स अगेन एंड अगेन, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू यूज़ माई थिंकिंग एबिलिटी मोर। सो इस बार मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसी नॉलेज को एक ज़्यादा डाइवर्स वे में प्रेजेंट कर पाऊंगी, सो दैट विल मेक माई आंसर्स बेटर रादर देन कि मैं और कोई बुक पढ़ लूँ या फिर मैं कोई और नोट्स पढ़ लूँ या मैं अपने आंसर्स को किसी और के तरीके से लिखना शुरू कर दूँ। आई स्टिक टू माई वे ऑफ राइटिंग आंसर्स, बट आई ट्राई टू लिंक द नॉलेज मोर एंड दिस आई डिड बाय राइटिंग मोर एंड मोर आंसर्स। सो इस बार मेरा ये होता था कि रोज़ सुबह मुझे 5-6 आंसर लिखने हैं। टॉपिक मैं पहले डिसाइड कर लेती थी सो दैट आई कैन रिवाइज दोज टॉपिक्स, बट मैंने इस साल 3 घंटे वाले टेस्ट जो है हार्डली 3 से 4 दिए
और पिछले बार मैंने 3 घंटे वाले टेस्ट ज़्यादा दिए थे, पर मैं वो ऐसे देती थी कि जब मेन से बिल्कुल पास आ रहा होता था तो तब उसके लास्ट के 15-20 दिन पहले दिया और उससे पहले पढ़ रहे हैं. इस बार मैंने ये रखा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग किसी दिन रुकनी नहीं चाहिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा भी लिख रहे हो. एंड दैट इज़ समथिंग जो आपके माइंड को एक तरीके से एंगेज रखता है. आप रोज़ कुछ पढ़ रहे हो, वो आपके माइंड को एक इतना एंगेजमेंट नहीं देता अगर आप रोज़ कुछ लिख रहे हो. तो एक चीज़ ये मतलब याद रखनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मेरा पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी ही मुझे पूरी आंसर राइटिंग में फोकस करना. आप थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो, क्योंकि आंसर्स किसी के भी डे 1 से परफेक्ट नहीं होते. स्टार्टिंग में सब लोग खराब लिखते हैं, बट अच्छा वही लिख पाता है जो उस आंसर को डेली एनालाइज करके इम्प्रूव कर पा रहा है. सो अगर आपको लगता है कोई टॉपिक है वो आपने एक स्टैंडर्ड सोर्स से प्रिपेयर कर लिया है, सो यू ट्राई टू राइट दैट टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्म इट एंड सी व्हाट ऑल यू कैन रिमेंबर. आप जितना मर्जी आप जो है उस टॉपिक को क्या बोलूँ अच्छा लिखने की कोशिश कर सकते हो, बट आपको खुद को अमेजमेंट फील होगा कि जब आप उसी टॉपिक को दोबारा सोचोगे आपको अगली बार कुछ नया आइडिया याद आ जाएगा. आपको लगेगा ये वाली बात तो मैंने कभी पहले सोची ही नहीं थी पर अब मुझे याद आ गई. सपोज कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, सो आई ट्राई टू थिंक कि अगर न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई है तो आई ट्राई टू थिंक कि अच्छा ये आरपीए के क्वेश्चन के अंदर इस वाले आर्ग्यूमेंट को यूज़ किया जा सकता है. ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक क्या बोलूँ आपको खुद ही आइडियाज़ देगा कि न्यूज़पेपर के अंदर ये वाला टॉपिक इस वाले आंसर के टॉपिक में यूज़ किया जा सकता है. ये सब चीज़ तभी होगी जब आप ऐसे बैठ के थोड़ी देर ब्रेनस्टॉर्म करोगे. अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, सो यू आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द फैक्ट्स. एंड दिस टाइम आई ट्राइड कि रादर देन फैक्ट्स आई एम ट्राइंग टू यूज़ दोज फैक्ट्स कि आप उसको सिलेबस के कीवर्ड्स के हिसाब से कहाँ यूज़ कर पाओ. सो व्हाट आई डिड कि सिलेबस अपने पास हमेशा रखना है. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ रहे हो, एक बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये सिलेबस के किस एरिया में यूज़ किया जा सकता है. इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड हो जाती है. यू डोंट रीड इररेलेवेंट स्टफ एज वेल. अदरवाइज आपको ऐसे लगता है कि ये बुक भी अच्छी है, ये भी पढ़ सकते हैं, बट जब आपके बैक ऑफ द माइंड में सिलेबस रहता है तो आपको ये चीज़ याद रहती है कि ये टॉपिक सिलेबस के इस पार्ट में अगर यूज़ हो सकता है देन इट इज़ यूजफुल. इफ़ इट इज़ नॉट देन इट इज़ नॉट नीडेड. एंड कई बार ये भी होता है कि एक टॉपिक हम ऑलरेडी प्रिपेयर अच्छा कर चुके होते हैं एंड समबडी टेल्स कि नहीं ये टॉपिक इस बुक में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, देन यू यूज़ योर ओन माइंड कि अगर मेरे पास इसका एक डिसेंट लेवल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ तो देन आई डोंट नीड टू रीड अनदर मटेरियल. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई थिंक वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर्स. मैथमेटिक्स में एक तो ये था कि आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम माई कॉलेज नोट्स, क्योंकि आई एम अ ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, तो वो तो आई थिंक आपको इतना हेल्प नहीं करेगा. एंड सेकंड ये था कि मैथमेटिक्स में मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए नहीं हैं, तो एक चीज़ तो मुझे ये लगती है कि मैंने मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया था. तो आप अगर मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर रहे हो, सो बेस्ट पार्ट ये आता है कि मैथमेटिक्स के अंदर आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए, और एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है. सो इन दिस अटेम्प्ट आई ट्राइड टू डू टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट डेली इन मैथमेटिक्स ऑप्शन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. वही वाला जीएस वाली चीज़, पूरा पेपर अगर मैं नहीं भी लिख पा रही हूँ, सो आई ट्राइड टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स डेली, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर एक पॉइंट ये है कि आप भूल जाते हो क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा हिस्सा, और आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है और आपने आधा पार्ट भी करेक्ट किया हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं. सो मैथमेटिक्स में ये है कि आपको पूरा आंसर स्टार्टिंग टू एंड तक करेक्ट होना चाहिए, पार्शियल मार्किंग नहीं होती मैथमेटिक्स में. इसलिए एक तो ये कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. मतलब मैनी पीपल से कि मैथमेटिक्स के अंदर रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हो और उसको एग्जैक्ट उसके स्टेप्स फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हो, देन आपके मार्क्स नहीं आएंगे. मतलब एक बहुत ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है मैथमेटिक्स. सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी का टिप तो यही होगा कि आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स का, उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना. एंड सेकेंड ये कि मैथमेटिक्स के अंदर PYQs रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं. मतलब थीम्स जो है मैथमेटिक्स की वो बहुत ज़्यादा
अगर आप पैटर्न एनालाइज करोगे कि एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ओडी का क्वेश्चन जो है वो हर साल 15 मार्कर में आ रहा है, वेक्टर का क्वेश्चन 15 मार्कर में आ रहा है, तो उसमें आपको PYQs का एनालिसिस करना है एंड PYQs के थ्रू आपको देखना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। एंड थर्ड थिंग ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स अगर आपको ज़्यादा टफ लगते हैं तो आप उनको कम टाइम दे के जो टॉपिक्स आपको इजी लग रहे हैं, लाइक लीनियर अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है आप उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। मैंने फिजिक्स वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ, तो वैसे पर फिजिक्स में ये है कि आप फिजिक्स वाला पोर्शन किसी का अच्छा भी होता है तो दे डू डैट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की बजाय इफ़ यू ट्राई टू फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्टेड पोर्शन देन यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। क्योंकि मैंने फिजिक्स वाले को ज़्यादा टाइम दिया, क्वेश्चन मेरा फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर उसकी बजाय मैं फिजिक्स वाले टाइम को हटा के 3D को ज़्यादा टाइम दे देती तो 3D वाले जो क्वेश्चंस थे वो इजी होते हैं कंपैरेटिवली सॉल्व करने में, एंड पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था। सो एक मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं फिजिक्स वाले को छोड़ देती और बाकी पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेती तो वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन एरर्स बहुत किए हैं। आई डिड ODE का 15 मार्कर का आंसर मतलब जो मैंने किया था वो रॉन्ग आया था। पूरा मेथड सही था, अप्रोच सही थी, पर आंसर रॉन्ग आया था। सो मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिस की कमी थी मेरे एंड पे। बट अगर आप जो है फिजिक्स वाला पोर्शन को रखना चाहते हो तो इतना करो कि 10 मार्कर कर पाओ। 15 मार्कर के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता लगता है कि कोई टॉपिक नोट्स में ऐड कर लें। सो इसका आंसर तो यही है कि जो मैंने अपनी बेसिक बुक्स एक बार प्रिपेयर कर ली है, फिर उस बेसिक बुक्स को प्रिपेयर करने के बाद आई चेक द सिलेबस एंड देन आई ट्राई टू चेक कि जो इस सिलेबस के कीवर्ड्स हैं अगर वो मेरी बेसिक बुक्स के मटेरियल के थ्रू कहीं पे कवर नहीं हो पा रहे हैं, देन आई ट्राई टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ दैट टॉपिक। एंड फिर उस नोट्स को मैं कोशिश करती थी कि मैं वैल्यू एडिशन कर पाऊँ कि जो है सिलेबस के सारे कीवर्ड्स कवर हो जाएं। सो मेरा एक गाइडिंग लाइट जो था कि नोट्स प्रिपेयर करने का, कि सिलेबस के जितने भी कीवर्ड्स हैं अगर उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। एंड उसके लिए मुझे अगर बुक्स से हेल्प नहीं हो पा रही है देन आई ट्राई टू प्रिपेयर द स्मॉल राइटअप ऑफ दैट टॉपिक। जैसे मैम आपने बताया कि आप बुक बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी लेकिन थिंकिंग एबिलिटी आपकी कम थी, तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा है कि हम जब रिवाइज़ करते हैं तो हमें सारा पॉइंट समझ में आता है और उस टाइम सारा रिकॉल हो जाता है, लेकिन जब फिर हम आंसर लिखने के लिए जब कोशिश करते हैं तो सारे पॉइंट्स रिकॉल नहीं हो पाते एक टाइम पे और फिर मतलब अधूरा रह जाता है। तो एक पॉइंट तो इसमें ये है कि सारे पॉइंट्स किसी को भी याद नहीं आते हैं। ये तो मतलब थोड़ा मिसनोमर है कि इनको देख के लग रहा होगा ये तो इसको तो मतलब सारे की सारी डायमेंशन कवर कर ली, पर ये ना आधा घंटा सोच के करा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये है कि वो वाली फीलिंग सबको आती है कि ये वाला पॉइंट मुझे भूल गया। एंड वो प्रैक्टिस का भी इसमें रोल है कि जैसे मैंने आंसर लिखा, फिर मैंने उसके पॉइंट्स को बाद में खुद पढ़ा और फिर मैंने खुद देखा कि ये वाला पॉइंट मुझे याद नहीं आया है। तो क्या हो रहा है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा हो रहा है कि यू आर राइटिंग दैट टॉपिक, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, फिर आप उसके बारे में और कहीं पे कुछ ढूंढ रहे हो और आपको कुछ पॉइंट याद आ रहा है, देन यू आर राइटिंग इट अगेन एंड देन आप थोड़े दिनों बाद उसको रिवाइज करोगे, देन यू आर अगेन थिंकिंग दैट अगेन। सो ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा मुझे ये पॉइंट नहीं याद आ रहा, बट जब आप उसको बार बार पढ़ोगे देन यू विल गेट हैंग ऑफ इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोसेस को छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी वाला चीज़ आ रही है इसमें कि अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट पुट कर रहे हो ना तो आपको अपने आप चेंज महसूस होगा। आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, डे 1 पे कुछ लिखना शुरू करना और फिर डे 30 पे आके लिखना, अपनी पूरी नोटबुक को देखना, आपको ये चीज़ फील होगी कि आप डे 1 में और डे 30 में ही डिफरेंस आ गया आंसर्स में। सो कंसिस्टेंसी वाला रोल है यहाँ पे कि अगर आप डेली वो चीज़ कर रहे हो तो आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी। किसी भी टॉपिक को कितनी बार रीडिंग करना चाहिए जो हम ना भूलें, और मैम कितने रेगुलर इंटरवल के बाद उसे दोबारा से रिवाइज करना चाहिए? अब ये वैसे बहुत इंडिविजुअल सेंट्रिक क्वेश्चन है कि आप एक तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो इसमें यही है, टाइम टेबल इन द सेंस कि आप
डेली अगर आप कोई क्लास ले रहे हो तो आपको उस क्लास को डेली रिवाइज करना है नेक्स्ट डे जाने से पहले। देन आप एक वीकली भी आप रिवीजन शेड्यूल बनाओ कि उस टॉपिक को आपने जो मतलब पूरा वीक में पढ़ा है उसको आपको वीक में रिवाइज करना है। फिर एक मंथली आप एक छोटा सा एक कहते नहीं एक रफ अपने माइंड में एक टाइमलाइन बना के रखो कि अगर मुझे सपोज 2024 का प्रीलिम्स देना है तो मेरा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ये एक वो वाली चीज़ है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपने अटेम्प्ट के हिसाब से प्रिपेयर करनी है कि मुझे इस अगर डेट को प्रीलिम्स देना है तो इतने दिन पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर उसमें क्या है कि एक चीज़ है कि आपको टेस्ट करने से भी पता चलेगा कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, देन यू गिव इट्स टेस्ट, तो उस टेस्ट के थ्रू आपको रियलाइज़ होगा कि ये वाला टॉपिक मेरा ख़राब है या फिर इस वाले टॉपिक में मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मैं चीज़ें ज़्यादा भूल रहा हूँ। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री सपोज किसी को अगर लग रहा है या आर्ट एंड कल्चर किसी को लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगता है, तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दो ऑटोमेटिकली। एंड सेकेंड ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको आप थोड़ा बाद के लिए रख के पहले प्रीलिम सेंट्रिक टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, उनको बार बार रिवाइज कर सकते हो। मतलब ओवरलैप जिन टॉपिक्स में ज़्यादा आ रहा है प्रीलिम्स और मेंस का, उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मुझे पूछना था एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज हर सब्जेक्ट जैसे कि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ भी नहीं रहा है ना, मेरा बैकग्राउंड में मैंने सीबीएसई से किया है, तो एनसीईआरटी मेरे लिए पूरा न्यू है। तो क्या हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जैसे 6 to 12 टोटल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है इससे। 6 to 12 तो मैंने भी नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी, बट इसमें भी ये पॉइंट है कि आप एक तो ये कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है और आपको समझ क्या 11th-12th से आ रहा है डायरेक्टली। मतलब आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंस के लेवल में सबसे ज़्यादा 11th-12th है। अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी को पढ़ पा रहे हैं एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉन्सेप्ट्स वेल, देन आई थिंक 6 to 10th को आप स्किप कर सकते हो। बट क्या हो रहा है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली वो फैक्चुअल हैं, तो प्रीलिम्स वगैरह में 6 to 12th में हिस्ट्री के क्वेश्चंस में एनसीईआरटी थोड़ा सा फैक्चुअल लेवल पे एज दे रही है। बाकी आई रेड 11th-12th की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आप पढ़ सकते हो, बट 6 to 10th तो मैंने भी नहीं पढ़ी थी। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। Ma'am, scaling factor in maths, like how much you got in paper one, like correct attempt? मैंने तो एक्सपेक्ट किया था मेरे 250 ही आएंगे एंड 255 आई हैव गॉट। सो व्हाट आई थिंक इज़ दैट 0.7 मतलब 70% के आसपास मुझे ऐसे लगा कि पेपर 1 में स्कोर जाता है, बिकॉज पेपर 1 इज़ स्लाइटली ऑन अ ईजियर लेवल एज कम्पेयर टू पेपर 2, एंड 0.8 के आसपास जो मैंने रफ कैलकुलेट किया है वो पेपर 2 में जाता है। और एक मुझे और चीज़ लगी थी कि जो प्रूफ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप सही मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूफ्स के अंदर ना स्टेप्स का रोल है। लाइक एक क्वेश्चन है जो उसमें आपको सॉल्व करना है, कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में तो मैं करेक्ट मार्क्स निकाल सकती हूँ अपने कि आई हैव गॉट द राइट आंसर, तो मेरा ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। बट प्रूफ्स के अंदर ना पता नहीं लगता कि आपका प्रूफ कितना करेक्ट है। मतलब प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स आप कितने इलेबोरेटली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मतलब कितने आप उसके थ्योरम्स के रेफरेंस दे पा रहे हो, उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये पॉइंट है इसमें स्केलिंग का। Ma'am, to cross 300, what should be our correct attempt? To cross 300, I think around 400 to 450 range. Like some 400 to 450. some hard questions we can leave, like Absolutely. 500 करेक्ट तो कोई भी नहीं करके आता, मतलब एंड दोज पीपल हु आर स्कोरिंग अराउंड 320 दे आर सेइंग कि उनका 450 के आसपास करेक्ट होता है। like if some questions if we attempt partially we won't get any marks, like 0. आई थिंक 1-2 नंबर मिल जाएगा, बट
इससे ज़्यादा तो नहीं. पार्शियल करेक्ट का कोई भी क्लैरिटी नहीं है. लाइक देर इज़ नो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पार्शियल मार्किंग. Like- एक दो नंबर मिल सकता है. Like evaluator just sees the final answer, and if the final answer is wrong, then the above marks also will go. राइट डेफिनेटली. लाइक आई हैव सॉल्व्ड ओडी का क्वेश्चन पूरा करेक्ट बट आंसर रॉन्ग आया हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन एरर किया था मैंने. सो इफ द फाइनल आंसर इज रॉन्ग देन दैट आंसर विल नॉट बी काउंटेड. Yes. Ma'am, before prelims you practiced maths like 1-2 months, like every day 1 hour you practiced, or you left? In last month, like 1 month before prelims, I left maths because उस time थोड़ा test series वगैरह ज़्यादा I did. So in last 1 month I left. बाकी rest of the time I have prepared maths at least for an hour. The intensity varies. Like if in between prelims and mains I practice maths more, but even during the preparation for prelims I prepared maths because in mathematics if you don't revise you can't recall them. Yes. GS and maths balance, like how you did before? That is very difficult, and what I think is that you have to think आपकी strength क्या है. Like इस बार मुझे ऐसे लगा था कि मेरी strength GS ज़्यादा है. I have to put more efforts in GS because I got 232 in maths last time. So I thought कि अब इस बार मुझे GS को improve करना है. So I aimed कि I have got 405 in GS last year. So if I can increase 50 marks more in GS, then I will be in top bracket among GS. So I gave time to GS accordingly कि मैं maths को उतना ही करूँ कि मैं maths सिर्फ ठीक ठीक marks ला पाऊँ. If somebody is trying to put like 300 plus वाला effort, अगर आपको maths में 300 plus वाला effort डालना है, then you have to put almost 60 to 70% of your time in maths. And I have also tried to put 60 to 70% of my time in maths, but maths के अंदर आपको time ज़्यादा देना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है. Ma'am, modern algebra and mechanics and fluid dynamics are there, no ma'am? That how you prepared, like? Modern algebra is something which I prepared along with college. So I was done with this book, Joseph Gallian. इस book से मैंने पूरा modern algebra prepare किया था. And fluid dynamics and mechanics I did only from 10 marker point of view. Because physics वाला portion मेरे को बिल्कुल भी comfortable नहीं लगता था. I am a maths graduate and I had only maths portion in my graduation. So I never was comfortable in the physics portion. So I did previous year questions, and along with that जो 10 markers के अंदर themes repeat हो रही हैं PYQ के अंदर mechanics और fluid dynamics की, I attempted only those portion and इतना ही मतलब मैं कर पाई थी इसमें. Ma'am, we can identify the pattern for 15 markers also, like for mechanics. Like only for 10 markers there is a pattern, or for 15 markers also there is a there is a pattern, but the problem is that I found कि उस syllabus को complete करने में मेरा time बहुत ज़्यादा जा रहा है. Because I was working, so I was thinking कि मैं इन topics को 10 marker point of view से करूँ and I will leave those topics क्योंकि choice होती है. So I tried कि मैं section A वाला part use कर लूँ attempt करने के लिए 15 markers को, and जो mechanics के अंदर particularly एक Lagrangian and Hamiltonian वाला portion आता है तो वो easy होता है and उससे 15 marker बन जाता है. So I tried to use only I tried to study only those topics जो मुझे लगता था कि 15 marker के हिसाब से easy होंगे. This strategy may not work for everyone because मुझे ऐसे लगता था कि physics portion मेरा अच्छा prepare नहीं हो पाएगा. Yes, sir. Thank you. Hello, ma'am. Ma'am, I have a question. Like, what did you felt after not clearing the second attempt? Because I have not cleared first and second attempt, so I just how to overcome, or what did you do for the third attempt onwards? It felt very bad because once I came to know after the marks were disclosed that I had missed by 0.66 marks in my second attempt, and
एट दैट टाइम आई हैव फेल्ट दैट कि अब प्रिपेयर तो कर लिया है अच्छे से एंड अब वापस नहीं जा सकते हैं, यू कांट गो बैक, बिकॉज वंस यू हैव पुट इन दोज एफर्ट्स तो आपको ऐसे लगता है कि अब इतना रास्ता कवर कर लिया है, अब और आगे भी जाना चाहिए. तो एक तो मेरे माइंड में ये बात थी कि गिव अप नहीं करना है, एंड सेकेंड ये था कि आई एनालाइज मैंने गलत क्या किया. 0.66 से मिस हुआ था, तो एक पॉइंट तो मुझे ये लगा कि एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है. आप बाउंड्री से जो भी मिस कर रहा है या फिर थोड़े मार्क्स से जो भी मिस कर रहा है, वो 2-3 क्वेश्चन बस इधर उधर हो जाएंगे एंड देन यू कैन बी इन द लिस्ट. तो प्रीलिम स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो मुझे उस टाइम ये फील हुआ था कि एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस. सो एक तो मैंने ये किया कि टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि नॉलेज 2 अटेम्प्ट्स में बिल्ड हो चुकी थी कि मैं और नॉलेज बिल्ड करने के लिए और बुक्स तो नहीं पढ़ने वाली हूँ. और टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मैं ये एनालाइज करना चाह रही थी कि व्हाट इज़ दैट ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आई कैन अटेम्प्ट टू बी इन द सेफ रेंज. एंड उसके बाद जो मैंने प्रीलिम्स दिया था उसमें आई क्लियर्ड अराउंड 10 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ. सो मुझे जो चीज़ रियलाइज़ हुई वो यही थी कि एक्यूरेसी मैटर्स मोर एंड दैट you will know only by practicing more papers. So I did proper timed वाली टेस्ट सीरीज अराउंड 70-80 पेपर तो मैंने कम से कम लगाए थे उसके बाद वाले अटेम्प्ट में. एंड आई ऑल्सो डिड डेली प्रैक्टिस ऑफ MCQs. सम वेबसाइट्स ऑल्सो पोस्ट डेली MCQs. आई ट्राई टू सॉल्व डेली MCQs एज वेल, बिकॉज एक प्रीलिम्स जब पास आने वाला होता है सो आपको एक MCQ वाले माइंडसेट में पहुंचना चाहिए. तो लास्ट के 3-4 महीने में तो मेरा ऐसा होता था कि डेली MCQs प्रैक्टिस करने ही करने हैं. एंड उससे बैकवर्ड भी आपको लिंकेज हो सकता है कि आप नॉलेज आपकी जो है ना रिवाइज भी होती है. आई ट्राई टू रिवाइज दोज सेक्शनल टेक्स्ट ऑल्सो, कि मैंने कोई टॉपिक रिवाइज किया सो आई ट्राई टू डू द सेक्शनल टेस्ट ऑफ दैट टॉपिक एंड देन आई वेंट बैक टू दैट बुक. तो टेस्ट के थ्रू मैं रिवीजन कर रही थी. मेरा ये स्ट्रैटेजी हो गया था लास्ट में कि सीधा बुक पढ़ने की बजाय अब मैं एक काम करती हूँ, उसका सेक्शनल टेस्ट करती हूँ एंड देन आई सी कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, फिर मैं उस पोर्शन को रिवाइज करती थी. एंड डेफिनेटली एक चीज़ होती है कि अगर आपके माइंड में एक वाई क्लियर होता है तो वो डीमोटिवेशन नहीं आता कि वाई आई एम नॉट सक्सीडिंग. एक चीज़ लगती है कि आपको अपना काम करना है, यू हैव टू डू योर वर्क कंसिस्टेंटली एंड वो चीज़ फिर आगे छोड़ देनी है कि रिजल्ट क्या आएगा. आपको अपने एफर्ट्स कम नहीं करने हैं, आपको अपने एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि आप अपनी गलतियों को करेक्ट कर पाएँ. तो आई थिंक दैट विल मोटिवेट यू. हेलो मैम. जिस तरह से ये CSET का जो पैटर्न जिस तरह से चेंज होता है उसको कंसीडर करते हुए क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है हमें अपनी स्ट्रैटेजी में? बिकॉज इस साल का CSET का पेपर काफ़ी टफ था, आपने देखा होगा, तो उस पर अगर आप कुछ बता सकें CSET का. डेफिनेटली CSET का पैटर्न जो इस साल आया है दैट इज़ ऑन अ हायर डिफ़िकल्टी लेवल. एंड मेरे साइड से एक इशू ये है कि आई वुड नॉट बी अ राइट person to tell you the strategy because I am from maths optional. So मैंने personally, मैं honestly बता रही हूँ, I have not prepared for CSAT from any book. And मैं क्या करती थी कि I gave those exams like जो मेरी previous jobs थी उसमें I have gave SSC CGL as well. तो मैं अपना बता रही हूँ, I did the quant वाले questions of those papers as well. मतलब CSAT भी कर लेती थी और मैं उनके quant वाले questions कर लेती थी. And I found those topics comfortable for me to study. But एक चीज़ है कि जो मैंने सुना है, I am not sure if it works or not. Many people are saying कि आप थोड़ा सा higher benchmark वाले question solve कर सकते हो, like RS अग्रवाल की रीजनिंग की जो बुक्स आती हैं आप उनको ट्राई कर सकते हो. CAT की जो बुक्स आती हैं उसमें एक I came to know from a topper, सर्वेश वर्मा सर हैं, CAT में उनका एक लेवल 1 की जो बुक आती है, बिकॉज कैट में क्या है एडवांस लेवल क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं. सो एक बेसिक लेवल ऑफ CSAT जब आपका प्रिपेयर हो जाए, मीन्स CSAT आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वंस यू डू दैट उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप वो बुक्स ट्राई कर सकते हो. बट इसमें ये पॉइंट है कि आपको उसे कितना टाइम देना है,
क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल में जाएंगे। एंड PYQs को ध्यान में रखते हुए CSAT को प्रिपेयर करना है, क्योंकि CSAT के अंदर भी वही वाली चीज़ है, कुछ थीम्स बार बार रिपीट हो रही है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस साल बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप एक बार कहीं किसी बुक से बहुत सारे सेक्शनल क्वेश्चंस कर लोगे तो वो टॉपिक आपका ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और फिर उस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे। मेरी स्ट्रैटेजी ज़्यादातर CSAT में ये होती थी कि मैं इंग्लिश को कम वेटेज दूं और मैथ्स को ज़्यादा वेटेज दूं, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि CSAT के अंदर इंग्लिश के अंदर आपके आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स। तो मैं इंग्लिश इतना ही अटैम्प्ट करती थी कि वो वाला जो इंग्लिश का क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया है वो शॉर्ट है, इंग्लिश के अंदर तुक्के नहीं मारने हैं बिल्कुल भी। और मैथ्स में तो ये है कि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है देन यू आर डन। तो मेरा होता था कि वो जो कट ऑफ वाली रेंज है उस रेंज के आसपास की मैथ्स करेक्ट कर लेनी है, और जो थोड़ा सा मार्जिन बचा है उसके लिए इंग्लिश वाला पार्ट अटैम्प्ट करना है। इंग्लिश वाले पार्ट को आई डेलिबरेटली ट्राई टू अवॉइड, और पर ये चीज़ हो सकता है सबके लिए वर्क ना करे, क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, तो मुझे लगता था कि मैं मैथ्स वाला पार्ट अगर मैं उसको ज़्यादा टाइम दूंगी दैट विल रिवॉर्ड मी मोर। बट इन जनरल भी मैथ्स पार्ट इज़ मोर रिवॉर्डिंग दैन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एम्बिग्यूटी वाला फैक्टर आ रहा है। सो ट्राई टू गिव टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग सम हार्डर क्वेश्चन ऑफ मैथ्स in line of PYQs. Anyone else? I think we are done, ma'am.